नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर। मैं सत्येंद्र कुमार। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं भाई कि हमारे हम जिस चीज़ के लिए हम आंदोलन चला रहे थे और आज हम उस आंदोलन में भाई कामयाब भी हो चुके हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी दोनों एग्ज़ाम डेट जो है कि हमारे पास आ चुकी हैं। और साथ ही साथ आपका एसएससी सीजीएल ये भी आपका कंप्लीट कर दिया गया भाई, रिजल्ट भी आ गया है, रिजल्ट भी शो कर दिया है और बहुत जल्दी आपकी परीक्षाएं भी कराई जाएंगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी के लिए भाई एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जिसमें कि हम बात करेंगे आपके आरआरबी और एनटीपीसी के बारे में। यानी कि हमारा जो नया बैच स्टार्ट होगा भाई, जिसमें कि हम आरआरबी और एनटीपीसी की बात करेंगे, और जिसमें कि भाई हमारे पास 15 दिसंबर यानी कि जो एग्ज़ाम डेट दी है भाई, आयोग ने जो एग्ज़ाम डेट रखी है वो देखी है भाई 15 दिसंबर। और 15 दिसंबर तक हमें आपको भाई एनटीपीसी का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने जो कि भाई जीएस की सारी प्रैक्टिस क्लासेस, और इसी के साथ हम मैथ्स की प्रैक्टिस क्लासेस और रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लासेस, सारी की सारी क्लासेस आपको भाई एक साथ कंटिन्यू मिलती रहेगी। एक साथ में हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते रहेंगे। और आज हमारी जो क्लास है भाई, आज हमारा जो क्लास है ये हमारी पहली क्लास होगी, और जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे जीएस के बारे में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं भाई, मैं आपको जीएस कंप्लीट कराता हूं, और जिसमें कि हम कई पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। यूट्यूब पर आपने जो क्लासेस देखी होंगी, सारी क्लासेस आपके पास प्रोवाइड हैं। अगर आप जो भी हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर जो भी हमारे पुराने लिंक को शेयर करता था भाई, जो भी हमारे पुराने वीडियोस, जो भी लेक्चर क्लासेस हैं आप देखना चाहोगे, आपके प्लेलिस्ट जाकर के आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और ये आपका भाई बिल्कुल नए सिरे से हम सारी चीज़ें बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट हो रही हैं, और जिसमें कि हम ये स्पेशल, और भाई आरआरबी एनटीपीसी के लिए हमारे लिए स्पेशल बैचेस है ये, केवल आरआरबी और एनटीपीसी। और इससे नहीं है कोई, हम उस लेवल को लेकर के चलेंगे जिसमें कि आपका यूपीएसआई भी जहाँ तक क्लियर होगा। यानी कि इस बैच में, यानी कि हमारी जो क्लास है, इस क्लास में हम उन सब्जेक्ट, उन क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे जिससे कि भाई आपके सारे आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, लेखपाल जितनी भी परीक्षाएं होंगी, ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट भाई आपके हर प्रत्येक परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। तो बस आपको केवल क्या करना है भाई, आपको बस केवल पेन, पेंसिल, नोटबुक लेकर के बैठना है साथ में, और जो भी है फोकस रखना है क्लास के अंदर। सारी की सारी चीज़ें फोकस रखना है। जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं आप आज हमारी पहली क्लास, और जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं भाई प्रैक्टिस सेट क्लास है ये हमारी। यह आपकी जो क्लास है ये हमारी क्लास 1 है। क्या है हमारी? ये हमारी क्लास 1 है, क्लास 1 पहली क्लास है ये हमारी। और इस क्लास में हम लोग जो है कि भाई बात करेंगे आपके केवल जीएस के क्वेश्चंस के बारे में, यानी प्रैक्टिस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई आपके पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी से आप पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए भाई। जैसे कि भाई प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ तो बच्चों, आपके सामने आप स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, और प्रश्न है हमारा वह कौन सा राज्य है। यानी कि अगर हम प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न क्या कह रहा है भाई कि वह कौन सा राज्य है जिसमें, यानी कि जो भाषाई आधार पर जाना जाता है, मतलब भाषाई आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो क्या रहा है। और आपके ऑप्शंस भी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर भाई, ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इन चारों ऑप्शन में से आपका जो उत्तर है वो आपको करेक्ट उत्तर देना है भाई। इसका उत्तर क्या है? आपका जो राइट उत्तर है क्या रहेगा भाई? 10 सेकंड है आपके पास में केवल, और मैं जहां तक मानना है कि भाई इस प्रश्न का उत्तर आप 5 सेकंड में दे सकते हैं, क्योंकि सभी लोग इसका उत्तर जानते होंगे। जी वेरी गुड, उत्तर सभी का आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बी आंसर बिल्कुल सही भाई। इसका आंसर जो है कि आपका बी ऑप्शन है, और जो है कि भाई आपका आंध्र प्रदेश। क्या ऑप्शन है आपका? आंध्र प्रदेश ऑप्शन जो है कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जो है कि एक राज्य भाषाओं के आधार पर जो पहला राज्य बनकर के तैयार हुआ वो आंध्र प्रदेश 1953 के अकॉर्डिंग। और जबकि हम बात करते भाई हमारे इस आयोग को लागू कब किया गया, या हम बात करते कि भाई राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में हुई। कब हुई? 1956 में हमने जो है कि भाई उन राज्य पुनर्गठन को आयोग को निर्मित किया। राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया हमने, और वो कब किया भाई? 1956 के अकॉर्डिंग। 1956 में हमने इसे लागू किया, सॉरी
बनाया और 1 नवंबर 1956 को हमने इसे लागू भी किया। तो ये आपका भाई पहला प्रश्न था जो पूरी तरीके से आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की आप हम बात करते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है कि भाई आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। बेटा दूसरा प्रश्न जो है कि आपकी स्क्रीन पर है और स्क्रीन पर जो दूसरा प्रश्न है वो आपका क्या है कि हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। केवल हम भारत देश की बात कर रहे हैं कि भाई भारत में हिंदी भाषा के बाद जो भाषा बोली जाती है दूसरे स्थान पर कौन सी भाषा है। तो भाई पहले स्थान पर अगर हम बात करते हैं तो हिंदी भाषा है, पहले स्थान पर हमारी कौन सी भाषा है, हिंदी भाषा। और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत क्या है, भारत एक हिंदी भाषी राष्ट्र देश है। भारत जो है कि हमारा हिंदी भाषी राष्ट्र है और जिसमें कि अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें कि अगर हम बात करते भाई हिंदी भाषा का अगर हम प्रतिशत बात करते हैं कि भाई कितने प्रतिशत बोली जाती है, तो हिंदी भाषा हमारे भारत में भाई लगभग 41.03% बोली जाती है। और दूसरे स्थान पर जो आती है भाई आपकी वो है आपकी बांग्ला। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर जो है कि भाई क्या रहेगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है कि इसका प्रश्न का उत्तर है और वो क्या रहेगा भाई आपका बांग्ला, जो कि भाई कितने प्रतिशत बोली जाती है हमारे भारत के अंदर। तो भारत के अंदर ये भाई बोली जाती है आपके 8.10% बोली जाती है। अगर हम तेलुगु की बात करते हैं तो तेलुगु भाई आपके 7.09% बोली जाती है। और जबकि अगर हम बात करते हैं आपके मराठी, तो मराठी जो है कि भाई हमारे पास में, या उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू की अगर हम बात करते हैं तो उर्दू जो है कि भाई आपकी 5.01% बोली जाती है, 5.01% बोली जाती है आपकी उर्दू। तो भाई ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जो हम कंप्लीट कर चुके हैं और आपके समझ में आ चुका होगा भाई, क्योंकि हिंदी 41.03% सबसे अधिक बोली जाती है, दूसरे स्थान पर बोली जाती है आपकी बांग्ला। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका बांग्ला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर हम बात करेंगे भाई। तो अगला क्वेश्चन आपका भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित भाषाओं में से, भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि भाई निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को बोलने वालों की दुनिया में, भाई यहां हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम लोग विश्व की बात की जा रही है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक संख्या में बोली जाती है। मतलब इस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है, पूरे विश्व की बात की जा रही है। भाई इन ऑप्शन पर डिपेंड कर रहा है, केवल हमारा उत्तर क्या देना है, हमें इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर देना है कि भाई आपका जो उत्तर है, पहला उत्तर है आपका बंगाली, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है जापानी और चौथा है पुर्तगाली। तो भाई जल्दी से आंसर दीजिए सभी का, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग इस क्वेश्चन का, क्या आंसर रहेगा इसका। जी बिल्कुल सही, डी, ऑप्शन डी, इसमें आंसर क्या रहेगा आपका, बिल्कुल डी। पुर्तगाली भाषा जो है कि, यानी पुर्तगाली जो है कि सर्वाधिक इस संख्या में जो बोलने वाले लोग हैं, तो भाई पुर्तगाली भाषा जो है कि सबसे अधिक बोले जाने वाले लोग इस भाषा का यूज करते हैं सबसे अधिक। और जैसे अगर हम बात करते हैं भाई विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो मंदारिन है, चाइना की मंदारिन, यानी कि चीन की मंदारिन भाषा जो है कि भाई सबसे अधिक बोली जाती है पूरे विश्व के अंदर। पूरे विश्व के अंदर सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो आपकी भाई मंदारिन है, जो पूरे विश्व में लगभग 14.4% बोली जाती है। जबकि अगर हम पुर्तगाली की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पुर्तगाली की बात करते हैं, तो 3.27% लोग जो है कि इस भाषा को बोलते हैं। अब आपका डाउट ये होगा कि भाई सर मंदारिन क्यों हो गई, तो भाई मंदारिन इसलिए है क्योंकि ये इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है कि हमने इसका आंसर दिया है। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या रहेगा, पुर्तगाली रहेगा। क्या ऑप्शन रहेगा, पुर्तगाली, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर रहेगा। क्लियर हो गया। हाँ भाई
अब जैसे कि हम बात करते हैं हिंदी, तो हिंदी भाई हमके पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हिंदी भाषा है, अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो पूरे विश्व के अंदर जो हिंदी भाषा है, तो हिंदी हमारे किस भाषा कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं भाई? 4.70% लोग जो है कि पूरे विश्व के अंदर हिंदी भाषा को बोलने का काम करते हैं। तो भाई ये आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप सभी के? हाँ भाई समझ में आ गया होगा सबके? चलिए भाई बिल्कुल सही है, समझ में आना चाहिए सारे के सारे। बेटा साथ के साथ सब लोग समझते रहना, क्योंकि इस क्लास में हम जो है कि भाई केवल प्रैक्टिस के तौर पर ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके, और एक भी क्वेश्चन आपके छूटना नहीं है भाई। प्रत्येक परीक्षा में ये सारे के सारे क्वेश्चन बने हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे भाई क्वेश्चन नंबर 3, तो ये आपका भाई असिस्टेंट ड्राइवर में भी पूछा गया है आरआरबी में, और ये आपके भाई आरआरबी के द्वारा जो है कि आपके जीजी में भी पूछा गया है 2007, 2009, 2008, इस प्रकार से भाई कंटिन्यू लगातार पूछा गया है। ये प्रश्न कंटिन्यू लगातार पूछा जा रहा है। और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। भाई क्वेश्चन नंबर 4 आपकी दिखाई दे रहा होगा सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 4, मालदीव की आधिकारिक भाषा कौन सी है? बेटा इसका आंसर दीजिए जल्दी से कि मालदीव की आधिकारिक भाषा कौन सी है? जल्दी से आंसर दीजिए भाई इसका। देखिए इसका आंसर जो होगा भाई ऑप्शन डी, दिवेही। क्या रहेगा? दिवेही। और इसे हम माही भी कहेंगे भाई, ठीक है, माही। ये इसकी एक लैंग्वेज है माही, ठीक है, माही भी इसे हम कह सकते हैं। और अगर हम भाई नाम आया है मालदीव का, किसका नाम आया है? मालदीव का, तो भाई इस मालदीव की कैपिटल क्या होगी? मालदीव की अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल क्या है भाई? माले। इसकी राजधानी क्या है? माले है। और जबकि अगर हम इसकी मुद्रा की बात करते हैं तो भाई मुद्रा क्या रहेगी? अगर हम मालदीव की मुद्रा की बात करते हैं तो मालदीव रूपिया, मालदीव रूपिया, मालदीव रूपिया। तो समझ में आ गया भाई, ऑप्शन डी दिवेही इसकी आधिकारिक भाषा है मालदीव, जिसकी राजधानी माले और जिसकी मुद्रा मालदीव रूपिया है। क्या है? मालदीव रूपिया है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा आपको अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई? डोंगरी किस प्रदेश की भाषा है? डोंगरी किस प्रदेश की भाषा है? डोंगरी किस प्रदेश की भाषा है? तो ये भाई आपको इसका ऑप्शन बहुत ही अच्छे से पता होगा भाई, आंसर सबको पता होगा। डोंगरी जो है कि किस प्रदेश में बोली जाती है? आपके जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा भाई। राइट आंसर क्या है हमारा? जम्मू कश्मीर। राइट आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। और अगर हम इसकी बात करते हैं भाई डोंगरी के बारे में, तो यहां पर केवल डोंगरी ही नहीं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो भाई डोंगरी है, और डोंगरी के साथ साथ यहां पर आपकी उर्दू है, कश्मीरी है, लद्दाखी है, बाल्टी है, ये अनेक भाषाएं बोली जाती हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर हम डोंगरी की बात करते हैं तो भाई डोंगरी के साथ साथ बाल्टी भाषा का नाम है भाई, ये बाल्टी बोली जाती है। लद्दाखी, लद्दाखी भाषाएं, ठीक है, लद्दाखी भाषाएं भी बोली जाती हैं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, यहां से अगला एक प्रश्न और बनेगा, तो वो इसी प्रकार से बनता है कि भाई कश्मीरी कहां बोली जाती है? तो कश्मीरी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। कश्मीरी कहां बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में ही बोली जाती है भाई। कश्मीरी भी एक भाषा है, लैंग्वेज है, जो हमारे कहां बोली जाएगी? जम्मू कश्मीर में ही बोली जाती है। तो समझ में आ गया होगा बेटा, सबके क्लियर होगा? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताते जाइए क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, और आपके
प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा गया भाई। ये आपका भाई एनटीपीसी में भी पूछा गया, असिस्टेंट रेलवे ड्राइवर में भी पूछा गया है, एएसएम के लिए भी पूछा गया है, 2008, 2009, 2007, 2004 और 2002 लगातार कई सालों से भाई ये प्रश्न पूछा चला आ रहा है। और ये प्रश्न जो है कि हम बात कर रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात की जा रही है। हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जा रही है कि भाई नेसेट क्या होता है, नेसेट क्या है। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा भाई, ऑप्शन भी दिख रहा होगा आपको, तो इसका उत्तर दीजिए कि नेसेट क्या है। हाँ भाई जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, नेसेट क्या है भाई। ऑप्शन आपके सामने हैं, नेसेट क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, क्या यह अल्ट्रा मॉडर्न यानी कि चुंबकीय टैप, या हम इसमें और भी तरीके से बात करते हैं, ठीक है, हिब्रू सीखने का प्रीमियर है, या पेरू एक राजनीतिक दल है, या फिर हम बात करते हैं कि भाई ये आपके इजराइल की पार्लियामेंट है, या हम और भी बात करके एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टैब है जो कि संगीत रिकॉर्ड करने के काम में आता है। तो ये प्रश्न जो है कि भाई कई परीक्षाओं में पूछा गया है, और जैसे कि आप देख रहे होंगे वर्ष 2002 में आरआरबी गोरखपुर के द्वारा ये आपके असिस्टेंट ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। और ऐसा ही नहीं है, यही प्रश्न आपका वर्ष 2016 में ग्रुप डी में पूछा गया था, और सेम इसी प्रकार से यही प्रश्न आपका जो है कि भाई एनटीपीसी में पूछा गया, और वर्ष 2004 में भी ये आपके रांची एएसएम एग्जाम में भी पूछा गया है। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो बताइए भाई जल्दी से, नेसेट क्या होता है। चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूं। अगर हम इसके उत्तर की बात करते हैं तो भाई ये इजराइल की पार्लियामेंट है, इजराइल की पार्लियामेंट, यानी कि इजराइल की पार्लियामेंट को हम संसद का नाम देते हैं। यानी ये नेसेट जो है वो पार्लियामेंट है, किसका? इजराइल का पार्लियामेंट है। यानी इजराइल देश की संसद को हम जो है कि क्या कहते हैं? नेसेट कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? नेसेट कहते हैं। समझ में आ रहा होगा बच्चे, सबकी समझ में आना चाहिए। तो ये क्या है? इजराइल की पार्लियामेंट। इसे हम किस नाम से जानते हैं? इजराइल की पार्लियामेंट के नाम से हम जानते हैं। और जब देश का नाम आया है इजराइल, तो जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी प्रश्न में बताया था कि भाई इजराइल की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो भाई इसकी अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल इसकी क्या है? जेरूसलम। क्या है? जेरूसलम। इसकी कैपिटल क्या रहेगी भाई? जेरूसलम। ये इसकी कैपिटल है। जेरूसलम क्या है? इसकी कैपिटल। और जबकि अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो भाई मुद्रा क्या है? करेंसी की बात की जा रही है। इजराइल में क्या चलता है भाई? इजराइल की मुद्रा शेकेल। क्या है? शेकेल। तो ये इसकी मुद्रा है, शेकेल। शेकेल जो है कि इसकी मुद्रा है। और बेटा आप लोगों को एक होमवर्क है, मैं जितने भी कंट्रीज बताता हूं तो उसके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम आपको याद रखना है कि भाई किसी भी देश के अगर मैं उसकी कैपिटल और करेंसी बता रहा हूं तो आप लोगों को उसके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को याद रखना है, जिससे कि आपके प्रत्येक देश को जो है कि भाई कंप्लीट करते रहोगे। समझ में आना चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद जो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वो है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 7। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा सभी को। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भाई यूएस के निम्न में से संसद का नाम क्या है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो आपका यूएसए है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसकी संसद का नाम क्या है। संसद का नाम पूछ रहा है कि भाई उसकी संसद का नाम क्या है। तो भाई सभी को पता है, अगर हम इसमें ऑप्शन लगाएं तो कौन सा ऑप्शन लगेगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि कांग्रेस। तो भाई यूएसए की संसद का नाम, पार्लियामेंट का नाम जो है कि वो क्या है? कांग्रेस है।
और जब यूएसए की हम बात करते हैं तो भाई कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, क्या है, वॉशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है, वॉशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है। और अगर हम करेंसी की बात करते हैं तो भाई करेंसी क्या है, करेंसी आपकी संयुक्त राज्य डॉलर, ठीक है, संयुक्त राज्य डॉलर, तो ये इसकी करेंसी है। तो समझ में आ गया होगा बेटा सबके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और ये भी आपके भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए सर। जी बिल्कुल बेटा, आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भाई फॉल्केटिंग क्या है, क्या कह रहा है, फॉल्केटिंग कहां की संसद है या क्या है, क्या है। दो प्रश्न बन गए भाई। अगर मैंने पूछ लिया कि फॉल्केटिन क्या है तो ये एक संसद का नाम है, और ये कहां की संसद है ये आपको बताना है। बेटा जल्दी से कमेंट्स करिए भाई। सही है बेटा, बहुत सही, बिल्कुल बिल्कुल सही है, कमेंट्स करते रहिए इसी तरीके से। जवाब आपका सही आ रहा है, कोशिश कीजिए भाई सभी लोग जल्दी से जल्दी जवाब देने की। कि बेटा ऑप्शन है आपका फॉल्केटिंग इटली की संसद है, डेनमार्क की संसद है, स्वीडन की संसद है, या नॉर्वे की संसद है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा भाई, ऑप्शन बी डेनमार्क। क्या होगा, डेनमार्क, ऑप्शन बी डेनमार्क। तो हम डेनमार्क की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं भाई, फैल्कोनेट, ठीक है। इसकी यानी कि जो हमारा डेनमार्क है तो इसकी संसद को हम क्या कहते हैं, फैल्कोटिंग कहा जाता है। इसे फैल्कोटिंग के नाम से जानते हैं डेनमार्क की पार्लियामेंट को। और भाई डेनमार्क का नाम आया है तो आप सभी जानते हैं कि भाई डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। अगर इसकी राजधानी की बात करते हैं तो भाई राजधानी क्या है, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। और अगर इसकी मुद्रा की बात की जाती है, हाँ भाई सही है, बिल्कुल मुद्रा की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर। किसकी बात की जा रही है, मुद्रा की बात कर रहे हैं। तो डेनमार्क क्रॉन, मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो डेनमार्क क्रॉन ये इसकी मुद्रा है। डेनमार्क क्रॉन जो है कि इसकी मुद्रा का नाम है। और जैसे कि इसमें कुछ और देश हैं, जैसे कि हम बात करते हैं भाई इटली, तो इटली की पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं, संसद को किस नाम से जानते हैं बेटा, इटली की पार्लियामेंट को हम किस नाम से जानेंगे, पार्लियामेंट्रो इटोलियन। इटली की संसद का नाम, संसद का नाम पार्लियामेंटो, पार्लियामेंटो, पार्लियामेंटो। हाँ बच्चे बिल्कुल सही जवाब है बेटा, टेंशन ना लीजिए भाई। राजधानी डेनमार्क की कोपेनहेगन ही होती है, ठीक है, कोपेनहेगन है। और मुद्रा की हम बात करते हो डेनमार्क क्रॉन है। क्या है, डेनमार्क क्रॉन इसकी मुद्रा है। और जबकि अगर हम इटली की बात कर रहे हैं तो भाई इटली का जो पार्लियामेंट है उसे हम पार्लियामेंटो इटालियानो के नाम से जानते हैं, इटालियानो, इटालियानो कहा जाता है। और सेम अगर इसकी हम बात करते भाई राजधानी, तो राजधानी क्या है, रोम। इसकी राजधानी की अगर बात करते हैं तो भाई रोम इसकी राजधानी है, रोम क्या है, इसकी कैपिटल है। और अगर मुद्रा की बात करते हैं तो भाई मुद्रा क्या है, यूरो, यूरो इसकी मुद्रा है, यूरो क्या है, इसकी मुद्रा है इटली की। अब नेक्स्ट अगला कंट्री कौन सा है भाई, स्वीडन। अगला कंट्री क्या है, स्वीडन। तो यहां पर हम स्वीडन की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए भाई स्वीडन की राजधानी क्या है, स्वीडन की राजधानी क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। राजधानी की बात कर रहे भाई स्टॉकहोम,
राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। और जबकि अगर हम इसकी मुद्रा की बात करें, स्वीडिश क्रॉन क्या है? स्वीडिश क्रॉन। हमने इसकी भाई राजधानी स्वीडन, स्टॉकहोम, मुद्रा स्वीडिश क्रॉन। और जबकि स्वीडन की संसद को हम क्या कहेंगे भाई? रिक्सडॉग कहा जाता है। इसकी पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं? मैं ऊपर लिख देता हूं भाई, रिक्सडॉग कहा जाता है। स्वीडन की पार्लियामेंट को रिक्सडॉग के नाम से जानते हैं, रिक्सडॉग कहा जाता है। और नेक्स्ट अगला जो है कि भाई नॉर्वे, क्या है आपके पास? नॉर्वे। तो नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो, नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो। मुद्रा क्या है भाई? कमेंट करके बताएं इसकी मुद्रा क्या है? नॉर्वेजियन क्रॉन, नॉर्वेजियन क्रॉन। और इसकी संसद की बात करते हैं तो भाई स्टॉटिंग क्या है? नॉर्वे की संसद की अगर हम बात करेंगे तो स्टॉटिंग इसकी संसद का नाम है। पार्लियामेंट का जो नाम है वो क्या है? स्टॉटिंग जो है कि इस देश की संसद का नाम है। समझ में आ गया होगा बच्चे? चलिए आगे करेंगे। जो ये चीजें तो आपके समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन जो है कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा शहर कर्नाटक में स्थित है? प्रश्न कह रहा है कि भाई निम्न में से कौन सा शहर कर्नाटक में स्थित है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है और ये पूछ रहा भाई आप में कि कौन सा शहर जो है कि आपके कर्नाटक में स्थित है। तो इसका भाई सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, कोडगु। क्या है? कोडगु। ये आपके कर्नाटक में स्थित है भाई, ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका जिला है, तो ये आपके कर्नाटक में स्थित है। क्लियर? और भाई एक खास बात और मैं बता देता हूं कि भाई इस जिले से ही आपकी कावेरी नदी है, निकलती है, कावेरी नदी निकलती है यहां से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कोडगु जिला जो है कि आपके कर्नाटक जिले में, कर्नाटक राज्य में स्थित है और जहां से भाई कावेरी नदी निकलती है आपके इस जिले से। क्लियर? क्लियर है बेटा? चलिए भाई समझ में आ गया होगा आप सभी के। तो ये आपका कावेरी नदी निकलती है आपके इस क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप सभी को। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? NH5 आंध्र प्रदेश के किस शहर को जोड़ता है? हमारा जो NH5 है, NH5 आंध्र प्रदेश के किन दो शहरों को जोड़ने का काम करता है? तो यहां पर हम बात करते भाई, जैसे कि ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा श्रीकाकुलम और विजयनगरम। तो जो विजयनगरम है इसी को हम विजयवाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? विजयवाड़ा कहा जाता है। जो हमारा श्रीकाकुलम और विजयनगरम है इसे हम विजयवाड़ा कहते हैं। और जबकि अगर जहां आप देख रहे होंगे भाई आदिलाबाद और निजामाबाद, आदिलाबाद और निजामाबाद ऑप्शन डी। और यहां हम बात करते हैं ऑप्शन ए के बारे में, तो भाई श्रीकाकुलम प्लस विजयवाड़ा, ठीक है, श्रीकाकुलम और विजयवाड़ा। NH5 जो है कि इन दो शहरों को जोड़ने का काम करता है। और जबकि ऑप्शन डी क्या है भाई आपका? आदिलाबाद और निजामाबाद, आदिलाबाद और निजामाबाद। तो ये दोनों शहरों को भाई जोड़ने का जो काम करता है वो आपका NH7 करता है। कौन करता है?
NH7 जो है कि आपके इन कामों को करता है, यानी कि भाई NH7 किन दो शहरों को जोड़ता है, आदिलाबाद और निजामाबाद को जोड़ता है, और जबकि NH5 किसको जोड़ता है, श्रीकाकुलम और विजयवाड़ा को जोड़ने का काम करता है। और ये भाई आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां है? आंध्र प्रदेश में। तो समझ में आ गया होगा आप सभी के क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है भाई। हाँ तो बेटा समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है कि आपके स्क्रीन पर होगा भाई क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही सिंपल प्रश्न है भाई, आप तुरंत क्वेश्चन को देखते ही आंसर समझ में आ गया होगा क्या आंसर रहेगा इसका। और प्रश्न क्या कह रहा है भाई कि पाकिस्तान में स्थित या पाकिस्तान अधिकार वाले पीओके की राजधानी क्या है। भाई प्रश्न क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के अधिकार में स्थित पीओके, जो हमारा कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, जो पीओके है, पीओके शहर की राजधानी क्या है। सीधा सीधा प्रश्न है भाई, ज्यादा टेढ़ा प्रश्न नहीं है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सीधा सा प्रश्न है। इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। क्या जाएगा? ऑप्शन सी, मुजफ्फराबाद। क्या जाएगा? मुजफ्फराबाद इसका आंसर है, मुजफ्फराबाद। आपने एक मूवी देखी होगी भाई, सर्जिकल स्ट्राइक, उरी देखी होगी, उरी। तो यहां पर आपने देखा होगा कि भाई किस प्रकार से जो है कि जो आपकी अपोलो टीम थी उसका जो है कि चॉपर जो है कि वहां तक एलओसी क्रॉस नहीं कर पाता है। रीजन क्योंकि पीओके की जो राजधानी मुजफ्फराबाद है वहां पर सैटेलाइट सेट किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा भाई वहां क्यों किया, क्योंकि ये आपके नजदीकी क्षेत्र की राजधानी रही है मुजफ्फराबाद। क्लियर? तो ये इसका आंसर क्या रहेगा भाई? मुजफ्फराबाद इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? और भाई ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख रहा होगा, सिकंदराबाद, आरआरबी सिकंदराबाद ECRC 2009 रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। और ये आपके 2005 में भी पूछा गया था भाई टीसी के एग्जाम में, टिकट कलेक्टर जब हम बात करते तो उसमें भी पूछा गया था। आरआरबी रांची के, आरआरबी रांची टीसी के एग्जाम में पूछा गया था ये आपके 2005 में। और फिर 2009 में आपसे पूछा गया भाई ECRC में। ठीक है भाई, ECRC में फिर से पूछा गया है। तो भाई सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको यहाँ कराऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। बस आपको रिवीजन करना है साथ के साथ में, और जितना हो सके भाई वीडियो बार बार देखोगे तो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और मैं फिर से आपको बता देता हूं भाई, चैनल पर जितने भी लोग नए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे सारे नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके भाई। और क्लास आप भूल जाते हो भाई, क्लास का विशेष ध्यान रखा करें सभी लोग। क्लास जो कि समय से स्टार्ट हो जाती है तो भाई समय पर आकर के सभी लोग क्लास से जुड़ जाया करें और क्लास को अच्छे तरीके से यूज किया करें भाई। क्योंकि भाई आप सभी को पता है कि 15 दिसंबर का समय है। आप समझते हो भाई 15 दिसंबर बहुत दूर है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कुछ दूर नहीं है। अगर हम जो 15 दिसंबर आपका कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा भाई। समझ में आ गया भाई? सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो मान के चलिए आपके पास कुल 3 महीने हैं। 3 महीने भी नहीं, हम तो सिर्फ 2 महीने मान के चलते हैं। तो आपको मेहनत करनी है भाई पूरी तरीके से, 2 महीने आपको मेहनत करनी है और हम आपको मेहनत कराएंगे पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि भाई टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का मुख्यालय कहां है? टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी का मुख्यालय कहां है? ऑप्शन है आपके कोलकाता, ए ऑप्शन है कोलकाता, बी ऑप्शन है बोकारो, 3 ऑप्शन है यानी सी ऑप्शन है आपका जमशेदपुर, और डी ऑप्शन है आपका रांची। डी ऑप्शन क्या है? रांची। तो भाई टाटा स्टील कंपनी की अगर हम बात करें, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की बात की जा रही है, तो भाई टाटा आयरन स्टील कंपनी का जो मुख्यालय है प्रेजेंट टाइम में जब हम बात करते हैं तो भाई जब इसकी शुरुआत हुई तो शुरुआत हमारे झारखंड, कहां है? झारखंड के जमशेदपुर में। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमने भाई इसका नाम जो है कि टाटा स्टील लिमिटेड किया हुआ है।
प्रेजेंट टाइम में इसका नाम क्या है? टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील लिमिटेड इस कंपनी का नाम जो कि भाई प्रेजेंट टाइम में ये है। और इससे पहले क्या था भाई? टाटा आयरन स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये इसका नाम था भाई पहले। तो जब इसकी शुरुआत हुई तो इसका मुख्यालय कहां बनाया गया? जमशेदपुर में। कहां है? जमशेदपुर। तो भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका उत्तर क्या लगेगा? जमशेदपुर। ऑप्शन सी। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन सी, जमशेदपुर। लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं भाई, इसका नाम चेंज कर चुका है और नाम क्या है? टाटा स्टील लिमिटेड। तो इस प्रेजेंट टाइम में इसका मुख्यालय आपके मुंबई में स्थित है। वर्तमान मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान मुख्यालय जो है कि भाई आपका मुंबई शहर में स्थित है। कहां है? मुंबई में स्थित है। क्लियर? तो ये आपका मुंबई में स्थित है भाई आपका टाटा स्टील कंपनी। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं और वो है भाई आपके क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई आप सभी को। सबको सामने दिख रहा होगा भाई आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13 कि भाई राष्ट्रीय राजमार्ग 7 क्या कह रहा है प्रश्न? भाई राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किस किस को जोड़ने का काम करता है? मतलब जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, इन ऑप्शन में से जो महानगर हैं, ये जो हमारे महानगर दिए हुए हैं, इनमें से किन महानगरों को जोड़ने का काम करता है? क्या वह आपके वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता है, या कोलकाता मुंबई को जोड़ेगा, या फिर आपके आगरा मुंबई को जोड़ता है, या हम बात करें मुंबई चेन्नई को जोड़ेगा? तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई आपका? ऑप्शन ए, और वो है वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ने का काम करता है। वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ने का काम करता है NH7, और जो कि भाई 2369 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर लंबा है? 2369 किलोमीटर लंबा है। और अभी तक ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे हुआ करता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो भाई NH44 वर्तमान में सबसे बड़ा हाईवे है, जो कि आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। कहां तक है भाई? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। क्लियर? समझ में आ गया होगा सभी के। तो ये आपका भाई क्वेश्चन नंबर 13, यहां हम इसे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन भाई आपके सामने आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। कमेंट्स करिए भाई जल्दी से, इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है भाई? पहले तो आप क्वेश्चन ही पढ़िए कि भाई यूएसए का प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई यूएसए का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का वह कौन सा अंतरिक्ष यान, यहां पर हम स्पेस शटल की बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष यान विस्फोटित हुआ जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री यानी भारतीय वैज्ञानिक, या हम बात करते हैं भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। वह कौन सा यान था जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु हुई? तो भाई इस क्वेश्चन से आपके पास अनेक जवाब होंगे। यहां से हम कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं कि भाई किस प्रकार जो है कि हम यहां पर कल्पना चावला जो है कि भाई क्या है क्या नहीं थी, ये आप सभी लोग जानते हैं। कल्पना चावला के बारे में हम सभी जानते हैं कि भाई ये हरियाणा में रहने वाली एक भारतीय महिला थी, और जो कि 1997 में अमेरिका के माध्यम से यानी कि पहली उड़ान भरने वाली, जो कि इन्होंने अपनी पहली उड़ान भी भाई कोलंबिया शटल के द्वारा भरी थी। 1997 में कोलंबिया शटल जो है कि, और इसमें जो है कि भाई इनकी ये पहली उड़ान थी कल्पना चावला की। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि जो हमारा कोलंबिया शटल, कौन सा यान है? कोलंबिया। तो भाई ऑप्शन ए जो है कि इसका
राइट आंसर होगा कि भाई अमेरिका का वह कौन सा यान था जिसमें बैठ करके जाने के बाद कल्पना चावला जब धरती पर उतरते समय इनकी विस्फोटित हुआ, यानी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई, दुर्घटना हुई और जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। तो वो कौन सा यान था भाई आपका? कोलंबिया। कौन सा यान है? कोलंबिया यान था, जो कि भारत में, या हम बात करते हैं भाई नासा के द्वारा, किसके द्वारा? नासा के द्वारा। ये अमेरिका की अंतरिक्ष स्पेस रिसर्च सेंटर है भाई यहाँ का, जैसे हमारा इसरो है ठीक उसी प्रकार से अमेरिका का नासा है। तो भाई यहाँ पर नासा के माध्यम से 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल के माध्यम से 7 लोग जो है कि भाई ऊपर स्पेस में गए, अंतरिक्ष यात्रा पर निकले, और वहां की 16 दिन की यात्रा के बाद, मतलब 16 दिवसीय यात्रा के बाद जब ये वापस लौट रहे थे तो भाई वर्ष, और इसी में यानी कि हम बात कर रहे थे भाई 1 फरवरी 2003 की, तो 1 फरवरी 2003 को ये विमान यानी ये स्पेस शटल जो था दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु हुई। कल्पना चावला की मृत्यु हुई। समझ में आ गया? क्लियर हो गया भाई? कल्पना चावला की मृत्यु हुई। और यहीं से मैं आपको बता देता हूं कि भाई 1997 के अकॉर्डिंग 1997 में अपनी पहली उड़ान भी इन्होंने कोलंबिया स्पेस शटल से ही भरी थी। इनकी जो पहली उड़ान थी 1997 में, वो भी भाई इसी शटल से की गई थी, कोलंबिया अंतरिक्ष यान से। किससे की गई है? कोलंबिया अंतरिक्ष यान से ही ये पहली उड़ान भी इन्होंने इसी से भरी। और जब इनकी मृत्यु हुई 1 फरवरी 2003 को, तो ये भी इसी यान में बैठ करके आने वाले, और जिसमें कि भाई 7 लोगों की मृत्यु हुई थी। कितने लोगों की मृत्यु हुई? 7 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें कि अपनी भारतीय महिला कल्पना चावला भी शामिल थी। क्लियर? तो ये समझ में आ गया हो आपको। तो ये भाई आपका क्वेश्चन नंबर 14 हम क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि भाई इन्हीं से रिलेटिव है, कल्पना चावला से ही रिलेटिव है। और क्वेश्चन नंबर 15 आप देख रहे होंगे भाई स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो सीधी सी बात, हम अभी पहले, इससे पहले हम एक प्रश्न कर चुके थे भाई, उसी का आंसर है कल्पना चावला। क्या उत्तर है इसका? कल्पना चावला। तो क्लियर हो गया है सभी के? कल्पना चावला जो है ये हमारे पहली अंतरिक्ष यात्री महिला। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर भाई, क्वेश्चन नंबर 16, और इसका आंसर भाई आप सभी को देना है। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए मुझे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और अनेक बार जो है कि वर्ष इलाहाबाद में 2007 में भी पूछा गया आपके एएसएम में, ठीक है। और अभी कुछ समय पहले 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ, उस 2018 के एग्जाम में भी आपसे पूछा गया है, ग्रुप डी के एग्जाम में भाई, ग्रुप डी के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि भाई माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय किस वर्ष में प्राप्त की गई। भाई माउंट एवरेस्ट पर जो सबसे पहले जो चढ़ने वाले व्यक्ति थे वो कौन व्यक्ति, यानी किस वर्ष में उन लोगों ने जो है कि इसे प्राप्त किया था। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए भाई सभी लोग। बेटा इसका आंसर क्या है? अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए, इसका उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन ए 1953 के अकॉर्डिंग जो है कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय प्राप्त की गई। यानी कि इस पर जो चढ़ने वाले जो पहले व्यक्ति, यानी उन्होंने कब इस पर सफलता प्राप्त की थी भाई? 1953 में इन लोगों ने इसमें सफलता प्राप्त की। और जिसमें कि भाई वो व्यक्ति जो थे हमारे एडमंड हिलेरी, कौन था? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। कौन थे? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। तेंजिंग नॉर्गे। क्लियर बेटा?
तो तेंजिंग नोर्गे, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने 1953 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी 1953 के अकॉर्डिंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर हम आगे बढ़ेंगे। और अगले प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले मेरा एक प्रश्न है और उस प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है भाई, कि भाई यूनिसेफ जो कि अमेरिका का, या हम बात करते हैं कि भाई अमेरिका की एक संस्था है, या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई यूनिसेफ जो है कि ये हमारे अमेरिका का या संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हिस्सा है। तो इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? ये मेरा प्रश्न है और इसका उत्तर आप सभी को देना है। और इसका मुख्यालय, सारी चीज़ें आपको क्लियर करना है भाई। कमेंट्स में करके आप मुझे बताओगे कि इसका उत्तर क्या है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है, ये आप मुझे जल्द कमेंट्स करके बताएं। चलिए अपने प्रश्न पर आते हैं और प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। और 17 आपको दिख रहा होगा भाई स्क्रीन पर, कि भाई अंतरिक्ष में सबसे पहले किस देश के द्वारा या किस यान को भेजा गया? प्रश्न क्या है भाई, अंतरिक्ष में सबसे पहले कोई यान भेजने वाला देश कौन सा है? भाई यहां पर हम एक देश का नाम पूछ रहे हैं कि भाई भारत, संपूर्ण विश्व के अंदर वह देश जिसने सबसे पहले अंतरिक्ष के अंदर यान को भेजा, तो वो कौन सा देश है भाई? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है यूएसआर, यूएसएसआर, यूएसएसआर है जो कि आपका भाई यूएसएसआर पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ जो कि इसे हम रशिया के नाम से जानते हैं प्रेजेंट टाइम पे। तो भाई रशिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने 4 अक्टूबर 1957 को एक यान भेजा और जिस यान का नाम था भाई स्पुतनिक यान। क्या नाम था? स्पुतनिक। तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई यूएसएसआर, अगर हम इसकी बात करते हैं तो पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ, और जिसने कि 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक नामक अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजा, अंतरिक्ष में भेजा। समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गया होगा प्रश्न? तो ये आपका यूएसएसआर था जो कि अब प्रेजेंट टाइम में किस नाम से जाना जाता है? रशिया के नाम से जाना जा रहा है। तो भाई पहला अंतरिक्ष यान भेजने वाला कौन देश है? रशिया है। कौन है? रशिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहां हम बात कर रहे थे भाई क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, और जो कि आपके आरआरबी भोपाल में पूछा गया था। और ये आपके वर्ष 2003, 2006, 2009, 2012 इन सभी परीक्षाओं में पूछा गया है कि भाई विशाखापत्तनम किस लिए प्रसिद्ध है? भाई भारत का जो शहर है आंध्र प्रदेश, यानी स्टेट है आंध्र प्रदेश, और उसका एक शहर है विशाखापत्तनम। तो भाई यह किसके लिए फेमस है? किसके लिए फेमस है भाई? अरे सीधी सी बात है भाई, यहां पर टेलीविजन तो बनेंगे नहीं। क्यों? टेलीविजन तो हम बना नहीं सकते। या घड़ियों का काम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। या हमारे हवाई जहाज बनेंगे? नहीं। तो यहां पर भाई समुद्री क्षेत्र है, पानी वाला क्षेत्र है, तो सिंपल सी याद करेंगे हम, क्या करेंगे? ऑप्शन सी, जहाज का निर्माण करने के लिए, जहाजों के निर्माण के लिए फेमस है आपका। और जो कि यहां पर अगर हम विशाखापत्तनम की बात करते हैं तो भाई विशाखापत्तनम में भारत का हिंदुस्तान शिपयार्ड बना हुआ है। हिंदुस्तान शिपयार्ड बना हुआ है।
समझ में आ गया। हिंदुस्तान शिपयार्ड बना हुआ है जहां पर भाई बड़े बड़े जहाजों का निर्माण होता है, यहां हमारे बड़े बड़े जहाज बनाए जाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया भाई सबके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, और 19 क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि भाई निम्न में से किस जानवर के, क्या है कि भाई निम्न में से किस जानवर के चलते समय एक तरफ के आगे यानी कि अगले तथा पिछले अंग एक साथ गति करते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि भाई ऐसा कौन सा जानवर है जिसका अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा दोनों एक साथ मूवमेंट करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि भाई जब वो चलता है तो उसके दोनों हिस्से एक साथ मूवमेंट करेंगे, तो वो कौन सा जानवर होगा भाई? आपका ऑप्शन ए जिराफ। क्या है? जिराफ। जिराफ एक ऐसा जानवर है जो कि जिसके भाई अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा दोनों एक साथ मूवमेंट करते हैं, दोनों एक साथ गति करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, और ये आपका भाई हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। और इस क्वेश्चन नंबर 20 में जो प्रश्न है वो ये है कि भाई किस देश में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है? किस देश में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है? भाई इसका जो सिंपल सा आंसर है, जिस देश के आप निवासी हैं, जिस देश के आप निवासी हैं उस देश का हिस्सा जहां पर भाई सबसे अधिक पशु संख्या पाई जाती है। अब आप इसका उत्तर लगा सकते हैं कि भाई आप किस देश के निवासी हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं तो ऑस्ट्रेलिया मत लगाना भाई, ठीक है, क्योंकि आप भारत में रहते हो तो आपका इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या है? भारत ही होगा। आंसर क्या है? भारत। सी ऑप्शन क्या है हमारा? भारत। तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे अधिक पशुओं की संख्या में पशु पाए जाते हैं, सबसे अधिक संख्या में पशु पाए जाते हैं। तो समझ में आया होगा आप सभी के ये सारी चीजें। और इसी प्रकार भाई बने रहिए सभी के सब साथ में। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए साथ में। जय हिंद, धन्यवाद।